वेताल कथा उपयोगी शिक्षा। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। महाराजा विक्रमार्क बिना थके पुनः पेड़ के पास आए और शव को उतारकर कंधे पर डालकर वापस शमशान की ओर चल पड़े। सब में छुपे हुए बेताल ने कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम अपनी लक्ष्य प्राप्ति के प्रति अडिग हो और उससे थोड़ा भी डिगोगे नहीं। बस मुझे ये नहीं पता कि तुम इतना कठिन कार्य क्यों कर रहे हो। इस अंधेरी रात में इस काम का तुम्हारे लिए क्या महत्व है और तुम इसका क्या प्रतिफल चाहते हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने किए अच्छे काम का उचित इनाम मांगना नहीं आता। ऐसे भी लोग हैं जो बिना कोई प्रयास किए आने वाले अच्छे भाग्य को अपने से दूर कर देते हैं। राजैया ऐसे लोगों का एकदम सटीक उदाहरण है। उसने अपने कुतर्कों से एक धनी आदमी द्वारा अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाए जाने के अच्छे अवसर को गंवा दिया। मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ, अपने श्रम को भुलाने के लिए सुनो। ऐसा कहकर बेताल ने कहानी शुरू की। प्राचीन समय पहले किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राजैया था। राजैया के पास अच्छी फसल देने वाली 5 एकड़ नम भूमि थी। उसके गांव में एक बहुत अच्छा तालाब था जो पूरे साल पानी से भरा रहता था। इंद्रदेव भी गांव पर कृपालु थे और बारिश हमेशा समय पर होती थी। बारिश से तालाब में पानी की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती थी। इस प्रकार ऋतु और प्रकृति के अनुकूल होने के कारण उस गांव में खेती करने में कोई अड़चन नहीं आती थी। तालाब से पीने और गांव के आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता था। गांव के दूसरे लोगों की ही तरह राजैया भी एक परिश्रमी आदमी था। वह समय और मौसम को देखकर अपनी खेती प्रारंभ कर देता था। अपनी जमीन में सब्जियां और फल उगाने के साथ ही राजैया धान की फसल भी ले रहा था। अपने परिवार के लिए फसल का कुछ हिस्सा रखकर वह बाकी फसल को पास के गांव में ले जाकर बेच देता और फसल के पैसों से परिवार के लिए कपड़े आदि आवश्यक चीजें ले आता। पास के गांव में कोई तालाब नहीं था और इसलिए वहां की खेती पूरी तरह बारिश के भरोसे थी। यदि पानी अच्छा बरसा तो फसल अच्छी होती थी, अन्यथा नहीं। अतः उस गांव में किसान कम और दस्तकार अधिक थे और हस्तकला काफी विकसित थी। उस गांव के लोग आसपास के सभी गांवों के लिए घरों की रोजमर्रा की आवश्यकता चीजें जैसे मटके, टोकरियां, बर्तन, कपड़े आदि बनाकर बेचते थे। राजैया खूब मेहनत करता था और अपनी मेहनत के फल का आनंद लेता हुआ मजे से रह रहा था। राजैया का एक बेटा था, वीरन्ना। इस वक्त वीरन्ना 10 वर्ष का था। राजैया अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा करके खेती के गुर सिखा रहा था। राजैया हर प्रकार का काम वीरन्ना के सामने करके यह प्रयास करता कि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक सभी चीजें सीख जाए। साथ ही वह उसे थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान भी कराता था। राजैया खेत के सभी काम करते समय वीरन्ना को आवश्यक बातें बताता जाता। उसे अन्न, दूध आदि के माप के बारे में जो भी कुछ पता था वह भी अपने बेटों को सिखाता। रात में तारों भरे आकाश के नीचे अन्न के भंडार की छत पर अपनी खाट पर बैठने का आनंद लेते हुए वह उसे तारों, चंद्रमा, हवाओं और बादलों के बारे में ज्ञान देता। वह उसे यह भी बताता था कि बादलों की हलचल और उनके रंग के आधार पर बारिश होने का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। वीरन्ना रोज दोपहर को अपनी मां के द्वारा पिता के लिए दिया गया भोजन लेकर खेत पर जाता। राजैया बेटे का लाया खाना खाकर एक पेड़ की छाया में थोड़ी देर सोता। इससे पहले वह अपने बेटे को करने के लिए कुछ काम बताता और जब तक राजैया सोकर उठता वीरन्ना खेत के छोटे मोटे काम करता। वह काम देखकर आवश्यक होने पर राजैया वीरन्ना को सुझाव देता या काम करने का सही तरीका समझाता। इस प्रकार उनका जीवन बहुत शांति और सुकून से व्यतीत हो रहा था। एक दिन बड़ी सुबह राजैया जल्दी खेत पर गया
वहां उसने कुछ नालियां बनाई और फलों के पेड़ों को पानी देना शुरू कर दिया। तभी उसने दूर से किसी तेज भागते हुए घोड़े की टापों की आवाज, घोड़े का लगातार हिनहिनाना और किसी बालक की सहायता की पुकार सुनी। राजैया दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में गया और उसने जो नजारा देखा उससे हतप्रभ रह गया। उसने देखा कि एक घोड़ा खड़ा था जिसकी लगाम ठीक से नहीं बांधी गई थी। घोड़ा गुस्से में तेज सांसें छोड़ रहा था और पैर पटक रहा था। पास ही कमर तक दलदल में फंसा हुआ एक बालक था जो बहुत घबराया हुआ था और दलदल से निकलने का प्रयास कर रहा था। साथ ही वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। राजैया दलदल के पास गया और सबसे पहले घोड़े को ललकार कर उसे वहां से दूर हटाया। फिर उसने बालक को भरोसा दिलाया, देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन तुम अधिक हिलो डुलो मत, क्योंकि जितना तुम बाहर आने का प्रयास करोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। ऐसा कहकर राजैया ने अपनी कमर के पटके को कसकर बांधा और एक पेड़ के पास जाकर वहां से एक बड़ी और मजबूत डाल तोड़ी। उस डाल में उसने अपने सिर पर बंधा कपड़ा बांधा। फिर उसने कपड़े समेत वह डाल दलदल में फंसे हुए बालक की ओर बढ़ा दी और बोला, बेटा, तुम इस कपड़े को पकड़ लो और मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। लड़का ने जल्दी से कपड़े को पकड़ा। राजैया ने हिम्मत जुटाई तो अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़के को बाहर खींचने लगा। अंत में लड़का धीरे धीरे दलदल से बाहर आ गया। कठोर जमीन मिलते ही वह एकदम निढाल होकर गिर गया। राजैया उसके पास गया। लड़का मृत्यु के डर के कारण अधमरा हो चुका था। राजैया ने उसे ढांढस बंधाई और पीने के लिए पानी दिया। थोड़ी देर बाद लड़के की जान में जान आई और वह उठ खड़ा हुआ। राजैया को धन्यवाद देकर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। राजैया ने अपने हाथ पैर धोकर दलदल की मिट्टी साफ की और अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगा। हमेशा की तरह वीरन्ना भोजन लाया और राजैया खाकर आराम से पेड़ की छांव में सो गया। सीधा साधा और किसी पर एहसान न जताने की प्रवृत्ति न होने के कारण वह उस लड़के को दलदल से बचाने के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अगले दिन राजैया ने अपना दिन का भोजन खत्म किया और अपने बेटे को बताने लगा कि उसके सोने के दौरान उसे क्या क्या करना चाहिए। तभी एक बड़े से घोड़े से जुती हुई एक शानदार घोड़ा गाड़ी उसके खेतों के पास आकर रुकी और उसमें से गांव का अमीर जमींदार उतरा। नीचे उतरकर जमींदार राजैया की ओर बढ़ा। उसे देखकर राजैया ने हाथ जोड़कर उसकी अगवानी की और बोला, महाशय, यदि आप किसी चिड़िया के कान में भी कह देते तो मैं खुद आपके घर आ जाता। आपने इतना चलकर यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? इतना कहकर राजैया आदर भाव से खड़ा हो गया। जमींदार ने बिना कुछ कहे राजैया को गले से लगा लिया। राजैया कुछ समझ नहीं पा रहा था। जमींदार बोला, राजैया, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुमने कल जिस लड़के को दलदल में डूबने से बचाया है वह मेरा इकलौता पुत्र है। यदि तुम कल मेरे बेटे को दलदल में डूबने से ना बचाते तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होता? मेरा बेटा घुड़सवारी का शौकीन है, लेकिन अभी उसे घुड़सवारी करना सीखना है। उसे घुड़सवारी ठीक से नहीं आती। उसने एक नया घोड़ा बाहर निकाल लिया जिस पर घुड़सवारी अभी शुरू नहीं की गई थी। उसने सीधे उस पर लगाम कसी और सवारी करने की कोशिश की। मेरे बेटे ने मुझे पूरी बात बताई। राजैया, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अधिक काम होने के कारण मैं तुम्हें धन्यवाद देने कल नहीं आ पाया। राजैया ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि यह आपका बेटा है। मैंने तो केवल मुसीबत में पड़े एक बालक की सहायता की थी। जमींदार ने खुशी खुशी सिर हिलाया। अचानक उसकी नजर हाथ में बेलचा लिए खड़े वीरन्ना पर पड़ी। क्या यह तुम्हारा बेटा है राजैया? हाँ महाशय, राजैया बोला और अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान है। मेरे साथ बराबरी से हाथ बटाता है और मन लगाकर सब बातें सीखता है। अभी यह 10 वर्ष का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे वह सब सिखा दूं जो मुझे आता है।
उम्मीद है जल्दी ही यह मेरे खेती के काम में हाथ बटा सकेगा। यह सुनकर जमींदार को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, ये क्या कह रहे हो राजैया, तुम अपने बेटे को भी किसान बनाना चाहते हो? मैं इसे अपने साथ लिए जाता हूँ। मैं इसे पहले अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा और फिर अपने दफ्तर में नौकरी दूंगा। तुमने मेरे परिवार पर जो उपकार किया है उसका मुझे कुछ मोल चुका लेने दो। राजैया ने विनम्रता से कहा, मैंने आपके बेटे की सहायता किसी पुरस्कार के लालच में नहीं की थी। मुझे तो यह अंदाजा भी नहीं था कि यह लड़का आपका बेटा है। मदद करते समय मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं किया था कि मुझे इसके बदले बालक के परिवार से कुछ प्राप्त होगा। मदद करते समय मैं केवल मदद करते हैं, उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है महाशय, मैं उसे पहले ही बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मैं उसे जो शिक्षा दे रहा हूँ उससे बेहतर भी कोई शिक्षा हो सकती है। मैं अपने बेटे को बिना कुछ किए केवल कार्यालय में बैठकर दूसरों ने क्या किया यह पता लगाते और उन पर हुक्म चलाते नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि अपने खाने का अन्न अपनी परिश्रम का होना चाहिए। अतः मुझे लगता है कि मेरे बेटे को उचित शिक्षा मिल रही है। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने तरीके से शिक्षित करना चाहता हूँ। राजैया के शब्दों से जमींदार हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि खेतों में काम करने वाले किसान में इतनी बुद्धि हो सकती है। राजैया के शब्दों पर विचार करता हुआ जमींदार अपने घर चला गया, लेकिन एक किसान का पढ़ाया स्वाभिमान का पाठ उसे अंदर तक झकझोर गया। वापस जाकर जमींदार शांत नहीं बैठा। उसने पता लगाया कि किसानों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। उसने मार्गों को ठीक किया और नदी तालाब के किनारे नहरें बनवाईं। यह कहकर बेताल ने अपनी कथा समाप्त की। फिर उसने विक्रमार्क से पूछा, यह किसान राजैया कोई मूर्ख लगता है? अन्यथा उसने जमींदार के आगे रहकर उसके बेटे को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव देने पर भी ऐसा उत्तर देकर अपने बेटे को इतने अच्छे मौके से वंचित क्यों किया? मेरे प्रश्न का उत्तर जानकर भी यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमार्क बोले, नहीं वेताल, राजैया ने मूर्खता नहीं की। उसे पक्का यकीन था कि जो कुछ वह अपने बेटे को सिखा रहा था वह भी शिक्षा और ज्ञान था। जब जमींदार ने यह कहा कि उसने जो सुझाया है वह अच्छी शिक्षा है, वह राजैया द्वारा दी जा रही शिक्षा उसके बेटे के लिए उचित नहीं, तो वह इस बात को स्वीकार न कर सका। और उसकी सोच सही भी थी। कार्यालय में बैठकर कागज रंगना की जगह खेती करके अन्न, सब्जियां और फल उगाने की शिक्षा देकर वह अपने बेटे को उचित शिक्षा ही दे रहा था। बेताल, आजकल बहुत से लोग मानते हैं कि केवल पढ़ना और लिखना ही शिक्षा है, लेकिन वास्तव में खेती और हस्तकलाओं जैसी कई शिक्षाएं कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कुछ बनता है, कुछ नया उत्पाद होता है। वह अपने बेटे को दूसरों को अन्न खिलाने वाला किसान बनाना चाहता था, केवल अन्न खाने वाला इंसान नहीं। इसलिए वह अपने बेटे को अपना पूरा ज्ञान दे रहा था। इस प्रकार विक्रमार्क का मौन भंग होते ही बेताल सब सहित गायब हो गया और पुनः पेड़ पर जा लटका। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।